सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके इनके एहतजाज में भरपूर तरीके से शिरकत का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से उन अफवाहों का तो खात्मा हो गया कि शहबाज शरीफ इस एहतजाज में शिरकत पर राजी नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। जी बिल्कुल, मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं, मीडिया की तरफ से जो खबरें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ मौलाना के एहतजाजी जलसे में शरीक होंगे, लेकिन हकीकत क्या है इस बारे में इंकशाफ आज प्रोग्राम में बाबर डोगर साहब करेंगे, जो एक बहुत बड़ी खबर लाए हैं, अंदर की असल हकीकत। एक उनकी यहाँ मुलाकात भी हुई है और उसके बाद ये सारा जो इस वक्त सिनारियो बन रहा है आपको समझ आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि नून लीग इस एहतजाज में दिलो जान से शरीक होगी, तो फिर जवाब तो इसका यह लगता है कि शायद नहीं। दलील इसकी शहबाज शरीफ का आज का बयान है, जिसमें वो मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद में खुशामदीद कहने का जिक्र कर रहे हैं। मतलब नून लीग मौलाना के जलसे में तो जाएगी, फिर इसके बाद क्या करना है यह भी वहीं जाकर बताएगी। दूसरी अहम बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान इस एहतजाज की हिकमत अमली अब तक किसी को नहीं बता रहे। शायद यही खौफ का वो कांटा है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर मौलाना के पीछे चलने से रोक रहा है। आज बिलावल भुट्टो ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज भी कर दिया है। देखते हैं नून लीग पंजाब बचाओ तहरीक का फैसला 31 अक्टूबर को करती है या इसके बाद। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ये दावा कर रहे हैं कि पूरी अपोजिशन उनके साथ है, अगर ना भी हो तो वो अकेले हुकूमत गिराने की सलाहियत रखते हैं। सवाल यह है, अगर पूरी अपोजिशन साथ है तो फिर हर किसी के दर पर जाकर हिमायत की भीख मांगने की क्या जरूरत है, और अगर अकेले वो ये भारी पत्थर उठा सकते हैं तो फिर दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हैं। इन्हीं सियासी पहलियों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। बाबर डोगर साहब तशरीफ रखते हैं और असद खरल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन आज की अहम डेवलपमेंट्स, आज के बयानात बड़े लीडर्स के क्या रहे वो देखिए। तो बाबर डोगर साहब, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, आप बड़ी खबरें लाए और आपकी खबर हर दफ़ा दुरुस्त साबित हुई, हालांकि सब नून लीग के हल्के हों या उनके करीबी साफियों कहते रहे जनाब कोई इख्तलाफ नहीं है भाइयों में, लेकिन आप बताते रहे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब चार घंटे कन्विंस करते रहे कि जनाब इस धरने में जाना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। मगर आज तो उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि भरपूर शिरकत करेगी नून लीग, और उस पर अब सब आपको पता हेडलाइंस चला रहे हैं कि देखिए, और वो साफ़ी भी बड़े बड़े जो साफ़ी हैं नून लीग के करीब, वो कहते हैं देखा हमने कहा था कि शहबाज शरीफ वही करेगा जो नवाज शरीफ कहेंगे। तो असल कहानी क्या है? उसामा साहब, आज जब शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे शहबाज शरीफ साहब के घर और मीटिंग स्टार्ट हुई, तो मौलाना को उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि आज एक टफ मुलाकात है और शहबाज शरीफ को राज़ी करना मनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो उसमें शहबाज शरीफ की तरफ से पार्टिसिपेंट थे, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, राना तनवीर, अताउल्ला तारड़, अमीर मुकाम, खुरम दस्तगीर, हनीफ अब्बासी, ये सारे शहबाज कैंप के लोग थे। जो नवाज कैंप के लोग थे, जैसे परवेज रशीद, आसिफ कुरमानी, मोहम्मद जुबैर, याद सादिक या कैप्टन सफदर, अब्दुल क्यूम बलोच, इनमें से कोई एक भी नहीं था। सिर्फ शहबाज शरीफ ने अपनी पसंद के अपने कैंप के लोग बुलाए थे। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूं कि PMLN के अंदर शहबाज कैंप या शहबाज ग्रुप का आगाज हो चुका है। ये आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। बिल्कुल, उसमें शहबाज शरीफ वो एक अपना कैंप जो है उसको एक्टिव कर दिया उन्होंने। मगर आज परवेज रशीद साहब सहमा ऑफिस में उन्होंने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ रात को 8 बजे। शहबाज शरीफ ने उनको इनवाइट नहीं किया, इनके परवेज रशीद लाहौर में थे, उनकी मुलाकात सहमा के ऑफिस में हुई है। जर्नलिस्ट का जो ग्रुप था उसके साथ शहबाज शरीफ ने उनको इन्वाइट नहीं किया। दूसरी बात, जब मुलाकात स्टार्ट हुई तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने मौलाना को डिफेंसिव कर दिया, उनसे गिला किया कि आपने अपोजिशन पार्टीज़ को कंसल्ट किए बगैर ही ये फैसला कर लिया कि जनाब अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो महमूद खान अचक ज़ईस जो है वो आपको लीड करेंगे, इस सारी एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे, तो आपको हमसे पहले कंसल्ट किया जाना चाहिए था। और उसके बाद फिर
इसके बाद जब उन्होंने पूछा कि आप अपना रोड मैप दें तो मौलाना ने उनको वो भी उसको उस तरह से रोड मैप नहीं बताया और चीज़ें छुपाई उनसे। और मौलाना सिर्फ ये इसरार करते रहे कि चूँकि नवाशी साहब ने कह दिया तो शहबाशी साहब आप इंश्योर करें कि आप मुझे वहाँ पर मेरे साथ चलेंगे और जो हम धरने के आज़ादी मार्च को जो हम जलसा करेंगे तो आप मेरे साथ खड़े होंगे जलसे में। शहबाज शरीफ पे मौलाना ने खासा प्रेशर डाला कि शहबाज साहब आप हर सूरत में मेरे साथ खड़े होंगे। अच्छा, तो मान गए? जिस पर शहबाज शरीफ ने उन्हें क्लियरली वाज़े तौर पर बता दिया कि जनाब मैं पार्टी का सदर हूँ, मेरा पोर्टफोलियो PMLN का प्रेसिडेंट है, अगर पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं और वो आपके लेफ्ट खड़े होते हैं तो मैं आपके राइट खड़ा होऊंगा, अगर वो आपके राइट खड़े होते हैं तो मैं आपके लेफ्ट खड़ा होऊंगा। लेकिन अगर पीपल पार्टी सेकंड ग्रेड लीडरशिप को भेजती है तो फिर हमारी तरफ से एहसन इकबाल लीड ये करेंगे। पक्की खबर है, मैं आपको 1,00,00,000% पक्की खबर बता रहा हूं। तो फिर तो बिलावल मैं आपको बताता हूं बिलावल नहीं जा रहे सर। मैं आपको शहबाज शरीफ को डॉटल पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मौलाना के आज़ादी मार्च में इस्लामाबाद में नहीं जा रहे, तो ये क्लियर पता है। तो ये मीडिया जो चला रहा है, इस दफा उन्होंने कमर दर्द का बहाना करने की बजाय उन्होंने अपने आप को बिल्कुल असूली मौकफ लेके इससे लड़ा। बिलावल नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, तो बिलावल तो नहीं जा रहे। मौलाना जो थे उन्होंने शहबाज शरीफ को मनाने की आखिरी हद तक कोशिश की कि जनाब आप जरूर आए, आपके बगैर तो फायदा कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो सिर्फ एक ही सूरत में आऊंगा कि बिलावल भुट्टो वहां पर आते हैं। अगर बिलावल भुट्टो नहीं आते तो फिर मेरे आने का मकसद कोई नहीं। ये नहीं हो सकता कि आपके लेफ्ट पर पीपल पार्टी का कोई B ग्रेड का लीडर खड़ा हो और उसके साथ मैं खड़ा हूं, तो ये बनता नहीं है। तो फिर ये जो सारा मीडिया चला रहा है भरपूर शिरकत, और उन्होंने ये भी लगाया जा रहा है शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ शिरकत का ऐलान कर दिया और भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया। वो नून लीग नहीं सिर्फ चला रहे, वो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा बिलावल आएंगे, तो बिलावल ने तो आना नहीं है, ये तो पक्की बात है। मैं तो फिर आपको क्लियरली कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ आजादी मार्च में शरीक नहीं होंगे। शहबाज शरीफ 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मौलाना को रिसीव नहीं करेंगे, वहां पर एहसन इकबाल होंगे। शहबाज शरीफ ने क्लियरली वाज़े तौर पर मौलाना को ये बता दिया है कि अगर बिलावल भुट्टो वहां पर नहीं होते तो मैं नहीं हूं। तो खरल साहब फिर ये क्या हुआ? ये बीच का रास्ता निकाल दिया है, भाई से मुलाकात भी कर ली, नवाज शरीफ को भी खुश कर लिया और खुद नहीं जाएंगे, तो फिर जाहिर है कारकुन भी देख रहे होंगे, लीडरशिप भी देख रही होगी कि शहबाज शरीफ अगर नहीं जा रहे तो इसका मतलब है कि वो भरपूर शिरकत तो ना हुई, चंद लोग वहां पर चले जाएंगे, कुछ झंडे नून लीग के नजर आ जाएंगे और उसके बाद फिर वो कहते हैं अगला लाहेमल वहां जाकर तय होगा। तो वहां जाकर क्या वो मौलाना के साथ वहां खड़े होंगे? जब मौलाना ने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना है, आप जितने प्रोग्राम्स देख लें, मौलाना की जितनी गुफ्तगू देख लें, उसमें बाकायदा वो मजहबी कार्ड, वो कादियानियत की बात, वो खत्म नबूवत की बात, वो इसराइल के ये पिट्ठू और यहूदी एजेंट, ये सब कार्ड वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नून लीग वहां पर स्टेज पर कैसे होगी जब ये बातें हो रही होंगी? पहली बात तो ये है उसामा साहब, जो डोगर साहब ने बात की है कि शहबाज शरीफ साहब का पूरी तरह जो कैंप है एक पार्टी के अंदर, वो एक मजबूत धड़ा जो है बिल आखिर वो मुकम्मल तौर पर सामने आ गया। मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं। और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भाई का प्रेशर था, बहुत सारे इनको पैगामात आ रहे थे। फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह इसरार किया बच्चों की तरह, तो शहबाज शरीफ साहब ने बादल ना खास्ता जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर 2-3 चीज़ें वो भी अपने फ़ायदे के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए मीडिया के सामने आए हैं। और उसके दौरान फजलुर रहमान साहब खामोश एक बुत बन के खड़े रहे कि उनको पता था कि अगर ज़रा सी भी मैंने जुम्बश की, ज़रा सी भी मैंने हरकत की, ज़रा सी भी मैंने इंटरप्शन की, तो शहबाज शरीफ कहीं से बैकआउट ना करें। कि जिस तरह बच्चे को बिल्कुल एक ला के बिठाया जाता है या कि कहीं वो जिद ना कर दें। शहबाज शरीफ साहब ने एक तो अपने आप को लॉन्च किया है, क्योंकि ताहयात नाहिला नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर हैं, वो तो अब सियासत में आ नहीं सकते। नून लीग के पार्टी सदर हैं और आगे सियासत शहबाज शरीफ साहब अभी भी उनको होप है कि शायद उनकी सियासत है। शहबाज शरीफ ने आज अपने कायद की बात नहीं की, आज नून लीग की बात नहीं की,
उनका इमरान खान साहब की जो डिलीवरी है गवर्नमेंट की और अपनी जो डिलीवरी है, उनका मेरे पास अगर हुकूमत हो, शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं ये अपने वाले से जो बात की है कि 6 माह के अंदर ये महंगाई का खात्मा कर दूंगा, बेरोजगारी का खात्मा कर दूंगा, लोगों को जो अद्वियात नहीं मिल रही वो दे दूंगा, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो मैं ठीक कर दूंगा। शहबाज शरीफ अपने आप को लॉन्च किया है। शहबाज शरीफ ने नंबर 1 अपने आप की लॉन्चिंग की, नंबर 1 इसका पोर्टफोलियो का, इस प्लेटफॉर्म का, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। दूसरा, उन्होंने इंतखाबात की बात की कि इंतखाबात कराए जाएं। तीसरी बात जो उन्होंने की है पार्टिसिपेशन की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से जो उनका ये शर्त रखी है डोगर साहब, इससे भी मैं एग्री हूं। इसका मतलब ये है कि हम ना ही समझें, क्योंकि उनको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहीं आना, तो जवाब देने की बजाय उन्होंने ये शर्त रख दी। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं जी, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि नहीं आएंगे, अभी तक की सूरत हाल 99.9% है, लेकिन सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, वो नहीं आएंगे। अगर वो आ भी गए जी, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि 1% चांस भी शायद इससे भी कम है, तो शहबाज शरीफ साहब फिर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के दाएं और बाएं, मैं डोगर साहब से इंतहाई माजरत के साथ फिर भी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि फिर उनकी जो ऑटो सिस्टम है ना दर्द वाला, वो जाग पड़ेगा। अच्छा, बाबर डोगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो लिहाजा ये है कि वो भाई को जवाब भी नहीं देना चाहते। ठीक है जी बाबर डोगर साहब, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एक मुलाकात कर चुके हैं, जिसपे उन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया था कि आप 31 मार्च को हमारे साथ शिरकत वहां पर जाएं और जलसे में मेरे साथ शिरकत करें और मेरे साथ खड़े हों। बिलावल भुट्टो ने उनसे माजरत कर ली थी। उसके बाद फिर पार्टी का एक अपना इजलास हुआ था, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली ये उन्होंने कहा था कि ये किसी सूरत में पॉसिबल नहीं है, जो मर्जी हो जाए, कि मैं मौलाना के साथ खड़ा हूं और मौलाना मजहबी कार्ड इस्तेमाल करें और मैं देखता रह जाऊं। तो ये तो ना, ये मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी किसी सूरत में 1% भी चांस नहीं है कि वो 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मौलाना के साथ खड़े होंगे। अच्छा। मैं आपको कह रहा हूं 1% भी उसका चांस नहीं है, और अब शहबाज शरीफ का भी 1% चांस नहीं है। जिस तरह से खल साहब ने कहा ना, उन्होंने आज बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने मैसेज जो डिलीवर करना था वो कुछ हल्कों को किया है कि जनाब अगर खान साहब डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर मैं डिलीवर कर सकता हूं, मुझे एक चांस दिया जाए, मुझे एक मौका दिया जाए। और ये मैंने उसामा साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वो बात अपने भाई को पहले कर चुके हैं, आपने खबर दी, आज उन्होंने अवाम के सामने भी ये बात कर दी कि जनाब मुझे एक मौका दिया जाए। और शहबाज शरीफ कतन किसी मूड में नहीं है कि वो मौलाना के साथ किसी सतह पे भी मान लिया। अब ये खबर तो वाज़े नजर आ रही है, हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अपने प्रोग्राम से आपको कि ना तो बिलावल जाएंगे, ना ही शहबाज शरीफ आपको नजर आएंगे मौलाना के इस एहतजाजी मार्च या धरने में जो इस्लामाबाद पहुंचेगा। लेकिन बाबर साहब जो बात करेंगे कि हम इस्तकबाल करेंगे, भरपूर शिरकत होगी, तो फिर कौन होगा? परवेज रशीद का आपने बताया अलग मुलाकात कर रहे हैं, इनके बारे में शहबाज शरीफ ने कुछ ढके छुपे लफ्जों में नहीं, वाजे कर दिया कि जनाब ये जो डॉन लीक्स हुई या दीगर जो चीजें हुई, इनके पीछे जो लोग हैं वो साजिशी हैं। तो सबको पता है परवेज रशीद थे, मरियम साहिबा थी और दीगर लोग। तो अब ये लोग जाएंगे, मरियम नवाज का कैंप, नवाज शरीफ साहब का कैंप जाएगा, या शहबाज शरीफ का कैंप भी वहां पर आपको नजर आएगा और कुछ लोग वहां पर होंगे, और इसी तरह बिलावल की तरफ से भी ये जो लाड़काना में हुआ उसके बावजूद वहां पर लोग नजर आएंगे? जरा मुख्तसर फरमाइएगा सर। सारा जो अब वजन आ गया ना, वो एहसन इकबाल के नाजुक कंधों पे आ गया है। वो होंगे और उनके साथ नवाज शरीफ का कैंप होगा। शहबाज शरीफ का कैंप वहां पर नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर कर लूँ। एहसन इकबाल दोनों साइडों पर खेल रहे हैं, वो लेफ्ट भी खेल रहे हैं, राइट भी खेल रहे हैं, लेकिन जो टाइम गुजरता जा रहा है मैं देख रहा हूँ कि वो शहबाज शरीफ के मजीद करीब होते जा रहे हैं, नवाज शरीफ से दूर होते जा रहे हैं। बल उसमें वो कमांड जो है शहबाज शरीफ बल एहसन इकबाल की सूरत में अपने हाथ में ही रखेंगे, ताकि परवेज रशीद और दूसरे लोगों को खुल के खेलने का मौका ना मिले। लेकिन जो सेकंड जो है उसमें आप देख लें कि परवेज रशीद होंगे, करमानी होंगे, उसके बाद तलाल चौधरी शायद हों, इस तरह के लोग होंगे। लेकिन ये जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, ये लोग वहां पर नहीं होंगे। इसका तो फिर कोई असर नहीं उस तरह से पड़ेगा इन लोगों का, ना ही ये फिर सर ये तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की जिद थी, उनकी अना थी, उनका प्रेशर था
कि शहबाज शरीफ साहब ने आज कह दिया कि ठीक है जी PMLN जो है वो आपको रिसीव करेगी, एहसन इकबाल जाके वहां पर रिसीव कर लेंगे। मीटिंग के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की सारी एफर्ट के बावजूद मौलाना की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के चेहरे थे क्लियरली ये जाहिर हो रहा था कि वो मायूस हैं, और मायूसी ये थी कि शहबाज शरीफ ने उनके जलसे में आने से इनकार कर दिया। बिलावल भी नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया है तो हमारी पार्टी वहां पर मौजूद होगी, हमारे लोग वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। और एक और चीज ये भी हो सकता है, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि ये भी पॉसिबल है कि कल 31 अक्टूबर को एहसन इकबाल भी वहां पर मौजूद ना हो। उसकी एक वजह है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जिस तरह का डेलीगेशन पे पार्टी भेजेगी उसी तरह का डेलीगेशन हम भेजेंगे। अगर पे पार्टी इससे भी कोई छोटा डेलीगेशन या इससे भी छोटी लेवल का कोई डेलीगेशन भेजती है वहां पर तो PMLN फिर इससे भी नीचे जाएगी। हो सकता है कि अल्टीमेटली परवेज रशीद को ही उसकी क्यादत करनी पड़ जाए एहसन इकबाल भी ना जाए। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान तो शदीद नाराज हो जाएंगे और इसीलिए शायद उन्होंने वो लाड़काना वाला काम दिखाया। सर बिलावल भुट्टो ने जब इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं किसी मौलवी के साथ खड़ा होकर जलसा में नहीं जा सकता, तो मौलाना ने उस पर शदीद इतराज किया था कि बिलावल की और उनकी नाराजगी अभी तक कायम है। ठीक है, यही खबर जो लाड़काना वाली है इसके बड़े अहम पहलू हैं। उसमें यह कि आज बिलावल ने जनाब एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया, उसमें भी यही बातें उन्होंने कही और फिर अपनी वालदा का जिक्र किया, वही पुरानी बातें। कहीं उन्होंने ये बात नहीं कही कि जनाब देखिए कि आपने हमें वोट क्यों नहीं दिया, हमने तो लाड़काना को पेरिस बना दिया है और फिर भी आपने हमें वोट नहीं दिया। किस तरह अंदर खाते वो शदीद बरहम है, नाराज है सारी लीडरशिप पर के, पैसा भी लगाया सारी बरादरी को। मैं खुद कैंपेन चलाता रहा, जगह जगह गया और एक हल्का जो है वो नहीं जीत सके। किस कदर शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि ज़मीनी इंतखाब तो हमेशा जिसकी हुकूमत होती है वो जीतती है, और ये इनके लिए तो एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन जब आप अपनी गलती ही नहीं मान रहे कि लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर आप हल क्या निकालेंगे उसका? बाबर साहब ये तो अजीब बात है। उसामा साहब ये पहली दफा तो नहीं, जो जनरल इलेक्शन थे उसमें भी ये सीट हार गए थे। ये सीट जो थी ये मोज़म अब्बासी ही की सीट थी, वही जीते थे और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हुए कि उन्होंने कुछ एसेट छुपाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने अपने एसेट्स प्रॉपर्ली डिक्लेयर किए, दोबारा इलेक्शन लड़े। और उसकी और भी बेताशा वजूहात हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने वहां पर जो कैंडिडेट दिया था इंतहाई वीक कैंडिडेट था, वो कोई लोगों के अंदर से इवॉल्व हुआ कैंडिडेट नहीं था। एक अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो है उसको उन्होंने टिकट दे दी और वहां से लड़ाने की कोशिश की, जिसको वहां के लोकल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं हम तो वो टाइम गुजर गया, पीपल्स पार्टी कहती है हम खंबा भी खड़ा करेंगे, लोग उसको वोट डालेंगे। गुजर गया जब ये पार्टी ये कहती थी कि हम खंबा भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। अब लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई ये बंदा कहां से आया, ये कौन है, इसकी सर्विसेज क्या है, पे पार्टी के लिए क्या खिदमत है और पे पार्टी ने हमारे लिए किया क्या है। ये सवालात पूछते हैं। बिलावल साहब आप जितना मर्जी इलाके में फिरते रहे, जब तक लोगों के मसले हल नहीं होंगे, गलियों में वहां पर कुत्ते फिर रहे हैं, लोगों को वहां पर कुत्ते काट रहे हैं, वैक्सीन आपने दी नहीं है, मिट्टी में लोग मर रहे हैं, और अंदरूनी सिंध में तो जो हाल है लोगों का, ना वहां पर रोजगार है, लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, गलियां जो है वो कूड़े कचरे से भरी हुई है। तो किस चीज का कर्नल साहब आज बिलावल कह रहे थे कि जनाब एक दिन भी इस हुकूमत को देना ये मुल्क के बड़ा शदीद खिलाफ होगा, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। तो लाड़काना के लोग तो कुछ और कह रहे हैं कि सिंध में फिर पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया है सारे इलाके को, तो फिर उनको भी वक्त, इसका मतलब है लाड़काना के लोग तो नहीं वक्त देना चाह रहे, तो फिर क्या करें अब? उसामा साहब लाड़काना लगे लोगों ने अपना फैसला दे दिया और पीपल्स पार्टी के गार्ड जो है अब ये उनको पता लग रहा है कि अंदरूनी सिंध के अंदर भी लोगों ने जो हर घर से भुट्टो निकलेगा वो देख लिया कि भुट्टो शर्मिंदगी से घरों के अंदर ही दब के रह गया है, वो आपने देखा। फजलुर रहमान साहब ने जो GD और PTA की हमायत की थी लाड़काना से, वो इसलिए की थी, उन्होंने भांप लिया था जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब के हवाले से कि वो उनका साथ नहीं दे रहे। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जिस तरह उनको पूरी बता दिया। अब मामला ये हो रहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब किसी न किसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो मसल दिखा रहे थे, जो डंडे दिखा रहे थे, वो जो चीज़ें दिखा रहे थे, वो कुछ गैर मुल्की कुछ कूतों को वो अपनी एक ताकत शो कर रहे थे, एक हाइप क्रिएट कर रहे थे। जिस तरह के पहले अल्ताफ हुसैन और MQM के हवाले से
और उसके अंदर जो फंडिंग होती थी, कौन कौन से मुल्क और कौन कौन सी ताकतें पाकिस्तान के अंदर शोरश बर्पा करने के लिए, हालात खराब करने के, डिस्टेबलाइज करने के लिए उनको फंडिंग भी करती थी कूतें। आज वही कूतें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि वो उनके पीछे आ जाएं। NDS राह का नेक्सिस, अचकजई साहब का उनके साथ खड़े होना, उनकी गिरफ्तारी की सूरत में अचकजई साहब को उन्होंने जो लीड रोल दिया, आप ये ताने बाने समझें। हुसैन नवाज साहब का इस मामले में एकदम एक्टिव हो जाना, नवाज शरीफ का अपने बेटे हुसैन नवाज का, जिनका ना पार्टी क़यादत के अंदर तल्लक है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के तल्लक है, एक भगौड़ा उनका जो बेटा है जो वांटेड है नैब को क्रिमिनल केसेस में, उसको वो लेटर लिख रहे हैं और उसके तल्लक किससे है, बिजनेस पार्टनर किसका है, सज्जन जिंदाल का, उसके स्टेक कहाँ पे है, इंडिया में। अब ये इसका मतलब समझे मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर अफगानिस्तान या NDS से या इंडिया से अगर कालें आ रही हैं, कोई ऐसी चीजें भी इंटरसेप्ट हो रही हैं, अचकजई का उनके साथ खड़े हो जाना, अपने बाद अचकजई को रोल देना। मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ इस उनको पता है ये बिलावल भुट्टो साहब नहीं आ रहे, उनको पता है नून लीग साथ नहीं आ रही, वो किसी ना किसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। इस्लामाबाद अंदर दाखिल होने के लिए इसलिए एजेंडा नहीं बता रहे क्योंकि जिन कूतों से उन्होंने डील डन की है, जिनकी वजह से उन्होंने एक हाइप क्रिएट की है, जिन्होंने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरह वो जो लोग इंडिया के कहते थे कि नवाज शरीफ के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की है, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर ना नून लीग ने इन्वेस्टमेंट की है, अभी लोकल जो पार्टी है, ना पीपल पार्टी ने इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि उनकी तो अपनी सप्लाई लाइन काटी जो हुई है, ना जो इन्वेस्टर है वो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है। उनको जहां से इन्वेस्टमेंट आई है, जहां से सिग्नल आ रहे हैं, जहां से लाइनें मिल रही हैं, उसकी बेस पे अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको साथ मिला के बेशक धोखे से ही इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो और वहां पे जब दाखिल हो जाए तो फिर वो अपने कार्ड खोलेंगे। मेरा ख्याल है कि जो नून लीग पीपल पार्टी उनके साथ तो जान रही, उनको भी पता है, लेकिन वो तासर ये दे कर रहे हैं कि सियासी जो पार्टी उनके साथ है ताकि इस्लामाबाद किसी न किसी तरीके से पहुंच सके। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो आपने सारी उनके अंदर की कहानी बता दी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कि भारत को वहां नाकामी हुई, भरपूर साजिश की भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाने की, लेकिन वो नाकाम रहा, लिस्ट में रहेगा। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के फौरी बाद। अब पता चला, अब पता चला। साजिशी अनासिर फिर नाकाम हुए। भारत ने भरपूर कोशिशें की और ये कोशिशें उसकी तब से जारी थीं जब से ये मोदी ने पैगाम दिया था, ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे। तब से पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करने की भारत कोशिशें करता रहा और इस दफ़ा उसने फिर पूरा जोर लगाया, लेकिन अब ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा, ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान रहेगा। तो बाबर डोगर साहब, अब ये कहा जाए कि तकरीबन 4 माह का और वक्त है, तो कहीं तो ये कहा गया कि कुछ काम किए हैं पाकिस्तान ने, मजीद करने की ज़रूरत है। तो अब आपको लगता है कि 4 माह में इतनी सेटिस्फैक्ट्री इक़दाम हो जाएंगे कि तसल्ली हो जाए जनाब FATF की कि मनी लॉन्ड्रिंग और इसके लिए इक़दाम हो गए हैं और अब सब कुछ साफ शफाफ है? देखिए उसामा साहब, एक इशू ये था कि हमें सबसे पहले तो ये डर था कि कहीं हम ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। तो अगर देखा जाए और भारत भरपूर कोशिशें कर रहा था, उसने आखिरी टाइम तक बेतहाशा इतराज़ात उठाए और उसकी ये कोशिश थी कि पाकिस्तान हर सूरत में ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए ताकि IMF का प्रोग्राम रुक जाए, पाकिस्तान पर सैंक्शन लग जाएँ, इकनॉमिक सैंक्शन से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो मज़ीद तबाह हो जाए। लेकिन बहरहाल आप ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, कुछ दोस्तों की वजह से, कुछ दोस्तों ने आपको वहाँ पर सपोर्ट किया जिसकी वजह से आप ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गए हैं। लेकिन वो जो 27 मईस जो समझी जा रही थी कि आप लेंगे, उनमें से 5 सेटिस्फैक्ट्री हैं, बाकी जो थी उन पर काम पूरा नहीं था या अधूरा था या वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो अब आपको 4 माह मज़ीद दिए गए हैं और ये है कि आपकी वैल्यूएशन की जाएगी, आपकी प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो पाकिस्तान को अब सीरियसली इसको कंसिडर करना पड़ेगा, पाकिस्तान को सीरियसली स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि अगले 4 महीने में हम इस ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएं। अगर हम इस तरह के कंक्रीट स्टेप्स नहीं लेते
तो फिर वही खतरा दोबारा मुंडलाने शुरू हो जाएंगे कि हम ग्रे से ब्लैक में ना चले जाएं। अच्छा खरल साहब, तो फिर ये क्या है कि जनाब ये टीटियां रुक गई हैं, पकड़ी भी गई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इक़दाम कर रहे हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर भी कह रहे हैं कि बैंकों को साथ मिलाया जाएगा, तो ये क्या बैंकों में पहले से आदत हुई है कि जनाब आ रहे हैं पैसे, जैसे भी आ रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं, जाली अकाउंट्स बंद रहे हैं, ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है? क्या क्या वजह है कि जनाब ये हम ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहे? उसामा साहब, मैं समझता हूं कि जितने पाकिस्तान ने फाटिफ के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लाज की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पॉजिटिव और अमली इकदाम किए, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क ने लिए। अभी कल आपने देखा है कि नैब ने कहता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक सेल बना दिया है। FIA के अंदर ऑलरेडी एंटी जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। आमला जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना है। उसके साथ आपने देखा कि JUD के 4 जो सफ़े अव्वल के सरफरीज जो लीडर हैं बाकायदा जमातुल दावा जो है, उनको जो कालदम तंजीम है, उनके 4 लीडर्स को बाकायदा CTD पंजाब ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर बाकायदा गिरफ्तार किया। तो जिस तरीके से जिस तरह से सख्त लाज है पाकिस्तान के अंदर, आज बेनामी एक्ट आ चुका है, आज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लाज आ चुके हैं, 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे आप रडार में आ जाते हैं। यही वजह है कि 710 अरब 31 जुलाई तक सिर्फ एक महीने में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने डर के मारे बाहर निकाल लिया काला पैसा। 40,000 के बॉन्ड जो है आपने अगस्त के सिर्फ एक महीने में 152 अरब के इन कैश करा लिए। अब पाकिस्तान से पैसा निकालना, फेक अकाउंट्स बनाना, बैंकों के अंदर जो एक वक्त में बैंक वाले पीछे भागते थे कि डिपॉजिट लाएं, अब बैंकों के अंदर इतने सख्त ला है कि अगर ज्यादा कैश लेके कोई बंदा बैंक में दाखिल हो जाए तो बैंक वाले ऐसे उसको देखते हैं जैसे कोई बैंक के अंदर चोर डाकू आ गया है। उसको बकायदा पूछते हैं कि ये पैसा किधर से आया। बैंक कम और थाना ज्यादा लगता है। तो आज जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से देखें, जो सेफ हेवन्स जो जिस तरह जो BVI के जो आपने देखा स्विट्जरलैंड के अंदर जो लाज है वहां पे अरबों रुपए इसलिए पड़ा है। पाकिस्तान में सख्त लाज है और ग्रे लिस्ट से मैं बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं, फरवरी में इंशाल्लाह इस इकदाम इस तरह चलते रहे। चलो उम्मीद करते हैं कि फरवरी में पाकिस्तानी ग्रे लिस्ट से भी निकल आएगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। वक्त कम है, खरल कहानी का वक्त हो गया है। आज बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हल्के थे, और अब पता चल रहा है कि वो करते क्या रहे, कितने अरब रुपए का उन्होंने नुकसान पहुंचाया है मुल्क को। फिर कहा जाता है जी एक धल्ले की करप्शन ही की, तो ये फिर कौन करता रहा है? अरबों रुपए का नुकसान किसने किया, जानिए खरल कहानी में। जी खरल साहब। उसामा साहब, जिस तरह हम रोज कोई ना कोई कहानी बताते हैं, अब सईद मेहदी साहब जो है नवाज शरीफ साहब के चहेते ब्यूरोक्रेट में अगर शुमार होता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और उसमें सईद मेहदी साहब थे। सईद मेहदी साहब ये देखें कि अनवर मसूद जैदी साहब जिन्होंने 2003 में एडमोर गैस पाकिस्तान लिमिटेड एक कंपनी बनाई और ये जब रिटायर हुए तो वो मुशर्रफ के साथ ही थे जिसने 12 अक्टूबर किया था। और नवाज शरीफ का ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहतमद खास आज तक नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत में उनकी आखिरी वक्त तक भी जारी रही। वो उन्होंने जो ही रिटायर हुए हैं उन्होंने इनको अपनी कंपनी में जो अमरीकी निज़ार शहरी अनवर मसूद जैदी मुशर्रफ के दोस्त, उन्होंने अपने इनको CEO बना लिया। CEO के साथ साथ 2005 में 8 में CEO के साथ प्रेसिडेंट भी बना दिया। इनको उन्होंने माशाल्लाह चलाक तो है, अपने बच्चों और फैमिली की जो है अहलिया वगैरह उनके नाम पे 15% शेयर रखे। 70% जो अनवर मसूद जैदी है उनके पास शेयर थे। वो ज़्यादातर अमेरिका रहते थे। इन्होंने क्या किया कि 2010 में उनको कहा कि जी ये एडमोर जो गैस कंपनी है डूब गई है। उसके बाद क्या किया, फ्रॉडुलेंटली धोखे से इन्होंने SCCP से बाकी इदारों से मिलकर वो शेयर अपने नाम, अपनी फैमिली के नाम, उनके नाम से उतरवा लिए। उसके बाद 2012 में जब वो आए पाकिस्तान, अनवर मसूद जैदी जिनके पास 70% शेयर होल्डर भी थे और उसके एक्स जो डायरेक्टर मार्केटिंग भी थे कमर्शियल एडमोर के, उनको अगवा किया इस्लामाबाद में। उस वक्त गालिबन इनका बेटा DCO था, DC इस्लामाबाद, लाहौर ले आए। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि उनके पास ओरिजिनल शेयर अमेरिका में थे, वो बच गए। फिर उन्हें सिंध हाई कोर्ट ने वो स्टे दिया, ये कागजों में करवा चुके थे अपने नाम। फिर इन्होंने 2010 में PSO को लेटर लिखा कि एडमर कंपनी जो है उसको प्रोडक्ट PSO अपनी दे। 12 में जब डॉक्टर आसम आए तो इनकी लॉटरी निकल आई। इन्होंने जनाब, उनका पहले इरफान खलील कुरैशी MD थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया एडमोर से।
उस एग्रीमेंट के तहत उधार दे लगा तेल PSO इनको 56 अरब का जो चूना लगा, और साथ उन्होंने अथॉरिटी खुद की बोर्ड से अप्रूवल नहीं ली, और जुल्फकार जाफरी जो सीनियर मैनेजर थे उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिए। उसके बाद जाते हुए 12 के आखिर में जो नए नईम याहिया मीर आए, उन्होंने भी MD जो PSO उन्होंने फिर एग्रीमेंट किया, उस पर भी जुल्फकार जाफरी और उनके दस्तखत थे। तो उस पे ओवरऑल 55 करोड़ रुपया इनको जो प्रॉफिट मार्जिन दिया गया, 56 अरब का चूना लगाया गया PSO के साथ मिलकर। और अगली बात, ये SNGPL गैस कंपनी के वो यानी इनको इसलिए रख रहे थे कि SNGPL बोर्ड के भी ये चेयरमैन थे, बहुत सारी कंपनियों के दर्जन शायद से जाहिर भी शायद कंपनियों के नवाज शरीफ के जो लास्ट दौर है उसमें यानी मुशर्रफ के दोस्तों से भी फ्रॉड और उनसे भी पैसे लेते रहे, नवाज शरीफ के भी जो नवाज शाह लेते रहे, इनके बेटे भी अहम पोस्टिंग्स लेते रहे। अब मुझे ये पता रेफरेंस फाइल हो गया है, सईद साहब इनको कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब इनके घर जब चेयरमैन थे इनके घर आते थे, इसलिए ये डंप रहा रेफरेंस। कमरुज़्ज़मान चौधरी इनकी बचाव के लिए अब भी सरगर्म है, रेफरेंस फाइल हो गया है। सईद मेहदी पाकिस्तान में है, भगौड़े हैं, नैब अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सका। इरफान कुलील कुरैशी जो है वो बेल पे है, 2 और मुलजम बेल पे हैं। नईम याहिया मीर जर्मनी भाग चुके हैं, पिंडी कुरैशी जो साबिक MD PSO, अनवर जैदी साहब जो अमेरिका में हैं, 2 मुलजम वो हो गए, बाकी जो 2 मुलजम 3 है उन्होंने बेल्स करा रखी हैं। अब सईद मेहदी साहब को मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में होते हुए क्या उनको आज भी कोई पकड़ सकेगा? ये बड़ा सवाल तो है। अच्छा, मैं इसका जवाब बाबर साहब से चाह रहा हूं। बाबर साहब, क्या ये ऐसा है कि एक हल्का है ताकतवर लोगों का, वो मुशर्रफ साहब के साथ पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, वो किसी न किसी तरह से बच जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, लेकिन ओवरऑल वो हर जगह फिट हो जाते हैं? उसामा साहब सईद मेहदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ रहे हैं 1997 से 99 तक। जब उनको यहाँ से निकाल दिया गया, उसके बाद 2008 से लेके 2018 तक वो शहबाज शरीफ के मुशीर ख़ास रहे हैं। PMLN के बहुत ख़ासुल ख़ास आदमी हैं, शरीफ फैमिली के इंतहाई करीब हैं। इवन 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिसक्वालीफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि सईद मेहदी बेनज़ीर केस में इन्वॉल्व थे, तो ये किसी ओहदे कोई सरकारी ओहदा नहीं रख सकते। इवन देन भी PMLN जो थी उन्होंने खुफिया तौर पर इनको पब्लिकली ये कह दिया कि जी सईद मेहदी आइंदा से हमारे मशीर नहीं है, लेकिन उनका डी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उनका वो कंटिन्यू करते रहे, मशीर शहबाज शरीफ गाड़ी पर्क्स उनको मिलते रहे, तो वो इनके सबसे करीबी साथी शहबाज शरीफ के माने जाते हैं। तो 12-13 कंपनियां हैं जिनके ये MD हैं या डायरेक्टर हैं या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल हैं, बेताशा ये तनख्वाहें एक टाइम में ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के इनके बेटे भी DMG ग्रुप में हैं, इनके दामाद भी DMG ग्रुप में हैं, और सर्विसेज में 5 उंगलियां और उस वक्त 10 साल तो ये मशीर है। तो उस वक्त के जितने भी ब्यूरोक्रेट थे वो तो सारे इनको अपना गुरु मानते हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन किसने लेना था? कल क्या होगा, एक बड़ा सवाल अब ये उठा दिया हमने आज प्रोग्राम में, देखते हैं कि क्या होता है अब सईद मेहदी साहब के खिलाफ। कल क्या होगा बाबर डोगर साहब? कल सर मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में है, तो कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ को एक आधा, आज शहबाज शरीफ ने तो मिल लिया नवाज शरीफ को, उनको बता दें कि जो एजेंडा दिया गया था वो मैंने पूरा कर दी है। अब मौलाना तो खुश नहीं है आज की मीटिंग से, मेरा मतलब कि वो जो लेने आए थे वो तो नहीं मिला, वो तो चाहते थे कि शरीफ खानदान का कोई बंदा मेरे साथ खड़ा हो, वो तो नहीं हो रहा। कल मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को कोई पैगाम पहुँचाएंगे कैप्टन सफदर के जरिए कि जनाब कोई खत लिखें शहबाज शरीफ को, उसे कहें कि वो खुद आए, जो कि शहबाज शरीफ ने नहीं मानना। खरल साहब, कल क्या होगा? कल एक तो मैं बता रहा हूं, सईद मेहदी साहब ने नवाज शरीफ के जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो IB के सीक्रेट फंड से भी करोड़ों रुपए निकाले। असगर खान केस के अंदर IB सीक्रेट फंड में मैंने बताया, एक साफी जिनके पास सरकारी होता था, फौज के खिलाफ तकरीर लिखने के उसके लिए 30 लाख रुपया इन्होंने दिया। तो कल ये है कि यहाँ पे KDA के जो DG हैं उनकी जगह पे एक नैब का मुलजम है जो डायरेक्टर है, और एक उसके पास रेफरेंस है, 3 और हो रहे हैं, उसको DG का शायद कल ही चार्ज मिल जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए के खांचे हैं, 4 करोड़ उसने पकड़ लिए हैं, फाइलें उसके टेबल पे हैं, उसको शायद DG KDA का अजाफी चार्ज भी दिलवा दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं फिर जो मर्जी उनसे गलत काम करवाएं। तो ये मामलात हैं। और सईद मेहदी की जिस तरह बताया, क्या कल भी ये गिरफ्तार हो सकेगा? ये सब कुछ सामने आने के बावजूद भी कल जनाब
मौलाना साहब की कोशिशें जिस तरह नून लीग के लिए जारी रहेंगी, इस तरह पीपल्स पार्टी के लिए भी जारी रहेंगी, क्योंकि लाड़काना में शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी को जख्म लग चुका है, उस पर मरहम रखने की मौलाना साहब पूरी कोशिश करेंगे कि चलें लाड़काना में मैंने आपके ख़िलाफ़ कैंपेन की या अपने लोग लगाए और उम्मीदवार को सपोर्ट किया, तहरीक इंसाफ की पुरानी बात होगी है, चलें अब आप मेरे साथ भरपूर तरीके से आएँ। लेकिन कल भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई अच्छा जवाब मौलाना को नहीं मिलेगा। खबरों की हद तक ज़रूर हम आपके साथ हैं, इस्तकबाल करेंगे, बस यहीं तक ही काम रहेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।